हेलो दोस्तों, मैं अजय शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे हैं ईसीजी फर्स्ट ईयर, जिसमें हमने पहले ईसीजी फर्स्ट ईयर का इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद में जो हमारा कार्डियोलॉजी से संबंधित जो ऑर्गन है हार्ट, उसके बारे में हमने पहली क्लास में देखा था कि हार्ट का जो डायग्राम होता है वह कैसा होता है और उसके जो ऑर्गन नाम होते हैं वह क्या क्या होते हैं। अब हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं जो उसके डायग्राम में नामांकन किए थे, नाम लिखे थे, उनके बारे में। तो हम सबसे पहले बात करें हार्ट की लेयर की। लेयर ऑफ हार्ट। अगर हम हार्ट की लेयर की बात करें तो हार्ट की जो लेयर होती है वह हार्ट को प्रोटेक्शन प्रदान करती है, सेफ साइज प्रदान करती है। और जो हार्ट की लेयर होती है वह होती है तीन। तो सबसे पहले हम हार्ट की अगर लेयर की संरचना की बात करें, डायग्राम की बात करें, तो इसकी पहली लेयर होती है पेरिकार्डियम लेयर, जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब जो पेरिकार्डियम लेयर होती है ये दो लेयर से मिलकर बनी होती है, एक तो फाइब्रस लेयर और एक सीरस लेयर। जिसकी फाइब्रस लेयर होती है वह आउटर लेयर होती है, जिसकी फाइब्रस लेयर होती है इसकी आउटर लेयर होती है। और जिसकी सीरस लेयर होती है इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक तो पेराइटल और एक विसरल। सीरस, पेरिकार्डियम, जिसकी पहली लेयर हो गई कौन सी, पेराइटल लेयर। और इसी की दूसरी लेयर है जिसकी दूसरी लेयर है वह होती है विसरल लेयर। जो पेराइटल लेयर और विसरल लेयर होती है ये दोनों ही भाग होते हैं सीरस पेरिकार्डियम लेयर के। एंड जो हमारी एपिकार्डियम लेयर है उसके दो पार्ट होते हैं, दो लेयर से मिलकर बनी होती है। पहली है फाइब्रस लेयर और दूसरी सीरस लेयर। जो सीरस लेयर होती है वह भी दो लेयर से मिलकर बनी होती है। जो इसकी बाहर वाली लेयर होती है ये होती है पेराइटल लेयर और अंदर वाली होती है वो होती है विसरल लेयर। अब जो पेराइटल और विसरल लेयर है उसके मध्य के अंदर एक स्पेस पाया जाता है, कैविटी पाई जाती है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस। जो पेरिकार्डियल स्पेस होता है उसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। उसके नीचे पाई जाती है मायोकार्डियम, जो कि हार्ट की दूसरी लेयर होती है। और उसके अंदर होती है एंडोकार्डियम, जो कि हार्ट की लास्ट इनर मोस्ट लेयर होती है। अब हम बात करें एक एक लेयर की।
तो इसकी जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं जो एपिकार्डियल और पेरिकार्डियल। जो एपिकार्डियम लेयर होती है यह हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर होती है और यही कार्य करती है हार्ट को शेप एंड साइज। हार्ट को एक फिक्स शेप एंड साइज प्रदान करती है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर जो बाहर वाली लेयर होती है स्किन, यह हमारी बॉडी को एक फिक्स शेप एंड साइज प्रोवाइड करती है। इसी प्रकार से हमारे प्रत्येक जो ऑर्गन होते हैं इसके बाहर एक लेयर पाई जाती है जो कि बॉडी को शेप एंड साइज प्रदान करती है। तो ये एपिकार्डियल लेयर होती है, ये शेप एंड साइज प्रोवाइड करती है किसको? हमारे हार्ट को। दूसरा कार्य करती है प्रोटेक्शन का। जो हमारा हार्ट है उसको प्रोटेक्ट करती है कौन? एपिकार्डियम लेयर। इसकी जो हमने बात की थी अभी की बाहर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं फाइब्रस लेयर। ये फाइबर की बनी होती है और ये हल्की हार्ड होती है। उसके अलावा जो अंदर वाली है सीरस लेयर, ये स्मूथ होती है। और इसके जो दो लेयर थी पेराइटल और विसरल, उसके मध्य में पाया जा रहा था पेरिकार्डियल स्पेस, जिसके अंदर था पेरिकार्डियल फ्लूइड। वो जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है उसकी क्वांटिटी होती है जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है उसकी क्वांटिटी होती है 15 से 50 ml यानी मिलीलीटर। कई बुक में आपको ये 15 से 35 ml भी देखने को मिल सकता है। जो ये पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ये हमारे जो दोनों लेयर है, कौन कौन सी? जो हमारी लेयर थी पेराइटल और विसरल, दोनों के मध्य के घर्षण को कम करता है, एक लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता है। जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो उस टाइम यह स्मूथ मूवमेंट प्रोवाइड करता है। स्मूथ मूवमेंट ऑफ द हार्ट यानी जो हमारे घर्षण को कम करता है जिससे कि लेयर का नुकसान नहीं होता है, डैमेज नहीं होती है लेयर। उसके बाद में हम बात करें मायोकार्डियम लेयर की। मायोकार्डियम, जो मायोकार्डियम लेयर होती है यह हार्ट के मिड वाली लेयर होती है और ये कंप्लीट हार्ट की जो लेयर होती है उसका 90% भाग ओनली फॉर मायोकार्डियम लेयर का ही होता है। अर्थात ये तीनों लेयर में सबसे थिकेस्ट लेयर होती है। और यह सबसे ज्यादा देखने को मिलती है हमारे हार्ट के जो निचला हिस्सा होता है, अपेक्स पार्ट। हमारे हार्ट में ऊपर की तरफ बेस पार्ट होता है और नीचे की तरफ अपेक्स पार्ट होता है। और हम अगर नॉर्मली किसी भी चीज की बात करें तो उसमें वो जो ऊपर वाला भाग होता है वो अपेक्स होता है और नीचे वाला बेस होता है। तो ये जो मायोकार्डियम लेयर होती है ये सबसे थिक होती है अपेक्स पार्ट में और सबसे थिन होती है बेस पार्ट में। अपेक्स पार्ट में भी सबसे ज्यादा थिक होती है ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। यानी जो लेफ्ट वेंट्रिकल की मायोकार्डियम लेयर देखने को मिलेगी वह हार्ट की सबसे ज्यादा थिकेस्ट लेयर होती है। जो मायोकार्डियम लेयर होती है इसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड मसल्स पाई जाती है। स्पेशलाइज्ड मसल्स पाई जाती है जो कि ओनली फॉर हमारे को हार्ट में ही देखने को मिलती है। इस मसल्स का नाम दिया गया है कार्डियक मसल्स।
कार्डियक मसल्स, जो कार्डियक मसल्स होती है ये इनवॉलेंट्री होती है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है ये हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार कार्य नहीं करती है, और वॉलेंट्री होती है जो हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार कार्य करती है। अर्थात जैसे हमारे हाथ के अंदर कार्डियक वो स्केलेटल मसल्स पाई जाती है, उसके द्वारा ही हम इच्छा अनुसार इसको उठा सकते हैं और नीचे गिरा सकते हैं। पर जो हार्ट की मसल्स होती है वह इनवॉलेंट्री होती है, अर्थात ये हमारी इच्छा शक्ति के अनुसार कार्य नहीं करती है। पर जो इसकी मसल्स होती है वो जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है, अगर इसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो ये हमारी स्केलेटल मसल्स होती है उसके समान ही दिखती है, इसलिए इसको बोलते हैं लाइक स्केलेटल मसल्स। जो कार्डियक मसल्स होती है इसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है तो लाइक स्केलेटल मसल्स जैसी दिखाई देती है। अब हम कार्डियक मसल्स की जो संरचना है, अगर हम कार्डियक मसल की संरचना की बात करें तो वो ऐसी दिखाई देती है जब हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। यह है मायोकार्डियम सेल्स को, मायोकार्डियम लेयर को जब हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है, और ऐसी हमारी जो स्केलेटल मसल्स होती है वह दिखाई देती है, इसलिए इसको बोलते हैं लाइक स्केलेटल मसल्स। पर स्केलेटल मसल्स नहीं होती है, क्योंकि स्केलेटल मसल्स होती है वो वॉलेंट्री मसल्स होती है और ये इनवॉलेंट्री मसल्स होती है। जब हमारा जन्म होता है उससे पहले जब हमारा हार्ट का निर्माण होता है उसी टाइम से जो ये कार्डियक मसल्स होती है अपना कार्य स्टार्ट करती है, और जब तक कार्य करती रहती है कि जब तक हमारा अंत ना हो जाए, यानी हमारी मृत्यु होती है, तब तक ये निरंतर कार्य करती रहती है। जो संरचना दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। और ये दो लाइनें दिखाई देती है होती है इंटरकैलेटेड डिस्क। उसके अलावा इनको बोलते हैं क्रॉस स्ट्रिएशंस। यही हमको जो कार्डियक मसल्स होती है, स्केलेटल मसल्स होती है, उसमें भी हमको ये सब देखने को मिलता है। इसलिए होती तो स्केलेटल मसल्स जैसी होती है पर होती नहीं है। संरचना स्केलेटल मसल्स जैसी होती है पर वास्तव में स्केलेटल मसल्स नहीं होती है। उसके अलावा हम बात करें इनर लेयर, तीसरी इनर लेयर उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। जो एंडोकार्डियम होती है वह इनर मोस्ट लेयर होती है। इनर मोस्ट लेयर होती है और यह सबसे थिन लेयर होती है, सबसे पतली लेयर होती है ये वाली। जो हमारे हार्ट के चैम्बर होते हैं उसको कवर किए होती है जो हमारी एंडोकार्डियम मसल्स होती है वह। और जो हमारे इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं उसका फॉर्मेशन भी जो हमारी एंडोकार्डियम मसल्स होती है वही करती है। और जो हमारे हार्ट के बीच में सेप्टम पाई जा रही है, जो हार्ट को राइट एंड लेफ्ट साइड में डिवाइड करती है, ये जो सेप्टम होती है इसकी दीवार बनी होती है मायोकार्डियम मसल्स की, मायोकार्डियम लेयर की। पर इसके ऊपर जो कवर होता है वह होता है एंडोकार्डियल लेयर का।
अगर हम बर्थ के टाइम या बर्थ से पहले देखें तो जो हमारी इंटर एट्रियल डिस्क होती है, यानी दोनों एट्रियम के बीच के अंदर जो सेप्टम होती है, उसके अंदर हमको एक होल देखने को मिलता है। ये होल क्या करता है, जो हमारा इम्प्योर ब्लड होता है राइट एट्रियम, उसको डायरेक्ट लेफ्ट एट्रियम के अंदर भेज देता है। डायरेक्ट ट्रांसफर द राइट एट्रियम ब्लड इन लेफ्ट एट्रियम, इसको बोलते हैं हम फोरामेन ओवेलिस। पर ये जो हमारा होल होता है, ये जब चाइल्ड का बर्थ होता है उस टाइम के अंदर जो हमारी एंडोकार्डियम और मायोकार्डियम होती है, वह लेयर इस होल को बंद कर देती है। क्योंकि यह होल इसलिए जरूरी होता है कि बर्थ से पहले जो बेबी का लंग्स होता है, जो चाइल्ड का लंग्स होता है, वह वर्क नहीं करता है। इसलिए इसको लंग्स तक, ब्लड को लंग्स तक जाने की जरूरत नहीं होती है। ये डायरेक्ट राइट एट्रियम से राइट, वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर जाता है। पर जब जन्म हो जाता है, बर्थ हो जाता है, उस टाइम से लंग्स जो प्रॉपर वर्क होता है वो स्टार्ट हो जाता है लंग्स का। इसलिए जो राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट एट्रियम में जाने के बजाय राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है हमारा लंग्स के पास, और वहां से आता है फिर लेफ्ट एट्रियम में। प्योर होने के लिए लंग्स, ब्लड को लंग्स के पास जाना जरूरी होता है। इसलिए जो हमारे होल है, ये बर्थ के टाइम बंद हो जाता है। तो ये हमने देखा हार्ट की लेयर। उसके बाद में हम बात करें हार्ट के वाल्व की। तो हार्ट के अंदर दो प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं, और हम संख्या की बात करें तो चार वाल्व पाए जाते हैं। दो प्रकार के वाल्व पाए जाते हैं। पहला है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, और दूसरा है सेमिल्यूनर वाल्व। जो हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होता है, ये होता है एट्रियम और वेंट्रिकल के मध्य, बिटवीन द एट्रियम एंड वेंट्रिकल। ये कार्य करता है जब एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आता है, तो वेंट्रिकल से वापस ब्लड एट्रियम में जाने से प्रोवाइड रोकता है कौन, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं वह, यानी बैक फ्लो ऑफ द ब्लड वेंट्रिकल टू एट्रियम, तो उसको प्रोवाइड करता है कौन, एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। उसके अलावा हमारा है सेमिल्यूनर वाल्व। सेमिल्यूनर वाल्व होता है बिटवीन द वेंट्रिकल एंड ग्रेट वेसल्स। ग्रेट वेसल्स होती है हमारी एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी। जो पल्मोनरी आर्टरी एंड एरोटा होती है, उसके मध्य में जहां से वो वेंट्रिकल से स्टार्ट होती है, वहीं पर पाए जाते हैं सेमिल्यूनर वाल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व उसकी स्थिति के आधार पर इनका नाम रखा गया है, क्योंकि वो एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर के मध्य में पाई जाती है, जो उनकी सेप्टम होती है वहां पर पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। और जो सेमिल्यूनर वाल्व होते हैं, इसकी संरचना के आधार पर नाम दिया गया है, क्योंकि सेमिल्यूनर का अगर हिंदी में देखें तो इसका नाम है अर्धचंद्राकार। यानी इसकी एक सेप्टम की बात करें
तो वो दिखाई देती है इसके अर्धचंद्र के आकार की, चांद को आधा करे उसके आकार की दिखाई देती है। अब जो हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होते हैं, ये भी दो होते हैं और सेमिल्यूनार वाल्व भी दो होते हैं। इसमें एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व पहला है ट्राइकस्पिड वाल्व और दूसरा है बाइकस्पिड। जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है यह हमारी राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के मध्य में पाया जाता है। ट्राइकस्प, ट्राई मतलब तीन और कस्प मतलब कपाट, इसके अंदर तीन कस्प पाए जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। और जो हमारा बाइकस्पिड वाल्व होता है इसके अंदर दो कस्प पाए जाते हैं। बाइकस्पिड वाल्व होता है, इसको एक अनोदर नाम मिट्रल वाल्व भी बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो शेप होती है वह मिट्रेट आकार की होती है, इसलिए इसको मिट्रल वाल्व भी बोला जाता है। हार्ट की संरचना के अंदर देखें तो ये वाला वाल्व होता है ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। जिसके अंदर की तीन कस्प पाए जाते हैं। और जो हमारा बाइकस्पिड वाल्व होता है इसके अंदर दो कस्प पाए जाते हैं। ये होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य में। जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होती है वहीं लगा होता है बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व, इसलिए इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व बोला जाता है। जो राइट साइड में पाया जाता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के मध्य में, उसको ट्राइकस्पिड वाल्व, और जो लेफ्ट साइड में पाया जाता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य में, उसको बोला जाता है बाइकस्पिड वाल्व। इनकी संरचना की बात करें तो इसके अंदर तीन कस्प पाए जाते हैं और इसके अंदर दो कस्प पाए जाते हैं। उसके अलावा हम बात करें सेमिल्यूनार वाल्व, वो हमने देखा था कि बिटवीन द वेंट्रिकल एंड ग्रेट वेसल्स के मध्य में होता है। इनके नाम होते हैं, पहला होता है पल्मोनरी वाल्व और दूसरा होता है एरोटिक वाल्व। जो पल्मोनरी वाल्व होता है, तो पल्मोनरी आर्टरी जहां से स्टार्ट होती है वहीं पर होता है पल्मोनरी वाल्व। और जो हमारा एरोटिक वाल्व होता है, तो एरोटा जहां से स्टार्ट होती है वहीं इसके गेट पे लगा होता है एरोटिक वाल्व। ये क्या काम करते हैं, जब वेंट्रिकल से ब्लड पंप करता है वेंट्रिकल, तो वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के अंदर। तो पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वह हाई हो जाता है, और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन करते हैं फिर कॉन्ट्रैक्शन करके वापस रिलैक्स करते हैं, तो इनका प्रेशर होता है वह लो हो जाता है। तो यहाँ का प्रेशर लो हो गया और यहाँ का प्रेशर हाई हो गया, इसलिए तो ये ब्लड होता है वह वापस वेंट्रिकल में आने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे वाल्व होते हैं ये ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। और जो हमारे एट्रियोवेंट्रिकुलर और सेमिल्यूनार वाल्व होते हैं ये पैसिव होते हैं। पैसिव का मतलब होता है कि इनके अंदर कार्य करने के लिए एटीपी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये जब एट्रियम का प्रेशर बढ़ता है
और वेंट्रिकल का प्रेशर कम होता है, तो एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करेगा, एट्रियम का प्रेशर बढ़ेगा और एट्रियम से जो ब्लड होता है वह आ जाता है वेंट्रिकल के अंदर। अब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करते ही जो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होता है इन पे बेक प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण से ये बंद हो जाते हैं। और जो सेमिल्यूनार वाल्व होते हैं ये ओपन हो जाते हैं, इसलिए प्रेशर के आधार पर ही कार्य करते हैं। इसको कार्य करवाने के लिए एटीपी की जरूरत नहीं होती। उसके अलावा हम देखें जो ये सेमिल्यूनार वाल्व है, तो हमने देखा कि ये पल्मोनरी आर्टरी वहां होता है पल्मोनरी वाल्व, और जो एरोटा होता है उस पे लगा होता है एरोटिक वाल्व, जो कि क्या कार्य करता है, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो उससे जो एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड गया है वह बेग आने से मतलब वापस बेग ना आए, इसको प्रोवाइड करता है कौन, जो सेमिल्यूनार वाल्व होते हैं वह। यानी जो वाल्व होते हैं यह ब्लड को एक ही दिशा के अंदर जाने की अनुमति देते हैं, सिंगल डायरेक्शन में जाने की अनुमति देता है, वापस बेग फ्लो ना हो, इसलिए ये वाल्व लगे होते हैं। और जो हमने देखा था कि पेपिलरी मसल्स लगी होती है इसमें, वो जुड़ी होती है कोर्डाई टेंडिनी, जो कहाँ लगी होती है, ये था पेपिलरी मसल्स और ये था कोर्डाई टेंडिनी। ये बाइकस्पिड वाल्व, ये ट्राइकस्पिड वाल्व। जो कोर्डा टेंडिनी होती है, इसके जो फाइबर होते हैं, तंतु होते हैं, ये बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व के कस्प से जुड़े होते हैं। जब वेंट्रिकल का प्रेशर हाई होता है तब ये इन पर बैक प्रेशर पड़ता है, इस पे बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व पर, जिसके कारण से पहले ओपन थे, ब्लड इधर आ रहा था, अभी इस स्थिति में आ जाते हैं, यानी क्लोज हो जाते हैं। अब प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता है ये कस्प ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर ओपन ना हो, बेक ओपन ना हो, इससे सुरक्षा करता है जो कोर्डा टेंडिनी और कोर्डा टेंडिनी और पेपिलरी मसल्स होती है। ये हेल्प करती है कि जो हमारा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व है ये बेक ओपन ना हो, इससे सुरक्षा करते कोर्डा टेंडिनी और पेपिलरी मसल्स, जिससे कि वेंट्रिकल में जो प्रेशर बढ़ा है उसका ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में ही जाए, ना कि वापस एट्रियम में। अगर ये पेपिलरी मसल से अपना काम कम कर देती है या इसकी जो टाइटनेस होती है वह कम हो जाती है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये वर्क करते करते इसकी जो टाइटनेस होती है वह कम हो जाती है, जिससे कि जो ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व होते हैं यह भी अपना जो प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाते हैं, या फिर ये बेक ओपन होने लग जाते हैं, जिससे जो वेंट्रिकल का ब्लड आता है वह एट्रियम में जाना स्टार्ट हो जाता है। उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन या बाइकस्पिड रिगर्जिटेशन। तो आज की क्लास में हमने देखा कि जो हार्ट की लेयर होती है वह कितनी होती है, और प्रत्येक लेयर के पार्ट, उसकी संरचना और उसके वर्क। उसके अलावा हमने देखा कि जो हार्ट के अंदर वाल्व होते हैं वह कितने होते हैं और उनका क्या कार्य होता है, और उनकी जो स्थिति होती है, साइट होती है, वह कहाँ होती है।
उसके अलावा जो पेपिलरी मसल्स और कोर्डाई टेंडिनी देखा था, उसका क्या कार्य होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास जो हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर बात करी है, हार्ट के बारे में बात करी है, वह आपको समझ में आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। इसी तरीके से पैरामेडिकल की सभी क्लासेज इस श्याम पैरामेडिकल क्लासेज पर उपलब्ध है, इसलिए आप ऐसे ही फ्री क्लास का आनंद लेते रहिए श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। धन्यवाद। जय श्री श्याम।